मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ना प्रारंभ किया था और उसकी व्याख्या तथा कथानक को हमने समझने का प्रयास किया था पूर्व व्याख्यान में। और हमने जाना था कि आर्यावर्त देश में स्थित जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें आपस में फूट पड़ी हुई है और वे विदेशी यवन जो आक्रांता हैं उनकी मदद से एक दूसरे को हराना चाहते हैं और इस आर्यावर्त का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो अब आप आगे की व्याख्या सुने और समझें। दूसरा अंक, मगध सम्राट नंद के विलास कानन में विलासी युवकों और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करते हुए, आज वसंत उत्सव है, क्यों? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? तो विद्यार्थी, यहाँ मगध सम्राट नंद के विलास भवन का चित्र खींचा गया है जिसमें कुछ युवक और युवतियां दिखाई दे रहे हैं और नंद स्वयं पूछ रहे हैं कि क्या आज वसंत उत्सव है, और साथ ही पूछ रहे हैं कि मदिरा आदि जो ऐश्वर्य के अन्य साधन हैं उनका यहाँ अभाव दिखाई पड़ रहा है। तो मदिरा के अभाव में फिर आमोद प्रमोद किस प्रकार संभव हो सकता है? और वे एक युवती को देखकर भी कह रहे हैं कि तुम सुंदर युवती हो, परंतु मैं तुम्हारे अंदर यौवन की भावना का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, यानी तुम अपने रूप यौवन से परिचित प्रतीत नहीं होती। एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, यह अच्छा उलाना रहा अनुचर से। मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं कुसुमपुर की कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन ये तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर अलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ सब उल्लास से सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। तो सब लोग, मतलब जो श्रोता या दर्शक लोग हैं, वो सुवासिनी के अभिनय को देखना चाहते हैं, क्योंकि सुवासिनी एक अभिनेत्री है और वे जो आम
नागरिक सामान्य लोग हैं, वे मनोरंजन करना चाहते हैं। सुभाषिनी, परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी, क्यों? यही ने राक्षस सचमुच राक्षस होगा। यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस के इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तो इतना भी नहीं जानता। आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस मगध के अमात्य हैं, और जो प्रजा है वह भी चाहती है कि जो राक्षस हैं वह भी प्रजा के का मनोरंजन करने के लिए कुछ अभिनय करके दिखाएं। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय के बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गरव वहन करते यौवन के घन रस कन ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर पगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुश्रीता सी ये हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? वेला विभ्रम की बीच चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मले आकुलित दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? तो यहाँ जो अभिनेत्री सुहासिनी है वह एक श्रृंगार रस का जो गीत है वो लोगों को सुना रही हैं। साधु साधु का घोष, जो दर्शक हैं वे उस गीत का आनंद लेते हैं और उसे अच्छा बतला रहे हैं। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर परिणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। देव, नंद, तुम बड़े कुशल हो। ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुहासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुहासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही हैं देव। तो सुहासिनी जो राजा नंद हैं उनसे कह रही हैं कि अभी तो सब लोग आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गाना सुनना चाहते हैं, या अभिनय पूर्ण उनका जो गीत है वह सुनना चाहते हैं। राक्षस सम्मुख आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका एक मूल्य होगा। एक राक्षस, उसका एक मूल्य होगा, एक पात्र का दम। सुहासिनी पात्र भरकर देती है। सुहासिनी मान का मुख अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर, दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल होने अधीर। अश्रुमय सुंदर विरह निशीत भरे, तारे न ढलकते आह। न उफनादे आंसू हैं भरे, इन्हीं आंखों में उनकी चाह। काकली सी बनने को तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान। तो पीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशान। हृदय है पास सांस की राह चले, आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत, इसे भरा है तुझ में भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनित जगा मत, सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। तो राक्षस एक गीत सुना करके प्रजा का मनोरंजन करता है। संवेद कंठ से
स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद क्या कहा? वक्रनाश का कुल, नागरिक हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृपुत्र हैं। नंद राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। नंद राक्षस को माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनय शाला की रानी। नित्यांगना सुवासिनी की जयकार करते सब जाते हैं। तो यहाँ जो विलासी राजा नंद हैं, वह सर्वप्रथम सुवासिनी जो एक अभिनेत्री हैं, उनका श्रृंगार रस का गीत सुनते हैं। उसके बाद राक्षस का गीत सुन के प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना अमात्य नियुक्त करते हैं। तीसरा नाटक। कुसुमपुर में एक भवन कुटीर, चाणक्य प्रवेश करके, झोंपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुझे गोद में लेकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋतु और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे, वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या मर गया होगा। चाणक्य कई वर्ष पश्चात अपनी झोंपड़ी में आए हैं और अपने पिता को न पा करके उनकी चिंता करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी चाणक्य को देखकर, तुम कौन हो जी? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर हैं जिन्हें पशु खो कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ। इसी झोंपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चणक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? चणक के पुत्र होने के कारण ही विष्णुगुप्त को चाणक्य कहा गया है। प्रतिवेशी सोचकर, ओहो कई वर्ष हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा आठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। सो भी क्यों, एक मंत्री शक्टार के लिए। उसने सुना कि राजा ने शक्टार का बंदी गृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का राजपुत्र नंद, महापद्म का हत्यारा नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में नागरिकों ने मुक्त कंठ से अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र शक्टार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा आठी था, उसने न माना तो नहीं माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोंपड़ी है। यहाँ पर प्रतिवेशी चाणक्य को बतला रहे हैं कि नंद जो आतंक फैलाने वाला शासक था या क्रूर शासक था, जो लोगों को न्याय नहीं देता था, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध जो ब्राह्मण चणक थे वह लोगों को समझा रहे थे और नंद ने उस चणक को पकड़ करके मगध से निर्वासित कर दिया और बौद्ध विहार में भिजवा दिया। और प्रतिवेशी चाणक्य को बतला रहे हैं कि यह झोंपड़ी उस वृद्ध ब्राह्मण चाणक्य ही है।
चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु ये तो बताओ शक्टार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। छी, यानी शक्टार का कुटुंब भी राजा के क्रोध के कारण यहाँ से कहीं गायब हो गया है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, शक्टार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोंपड़ी भी नहीं रही, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, मगध, सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव। उसे उल्ट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो सर्वनाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं, नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या? तो चलूं देखकर। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोंपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्रों बावरियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी ध्वल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्मृति विलीन हो जा, खंबा खींच कर गिराता हुआ चला जाता है। तो विद्यार्थियों, जब प्रतिवेशी चाणक्य को उस झोंपड़ी के विषय में बतलाता है कि वह जो झोंपड़ी थी वह वृद्ध ब्राह्मण चणक की थी और चणक को नंद ने वहाँ से निकाल दिया था। और शक्टार के परिवार के विषय में जब चाणक्य जानना चाहते हैं तो ये बतलाया गया कि शक्टार के परिवार का भी कुछ पता नहीं है और उनकी पुत्री सुहासिनी अभिनेत्री हो गई है और वह अब नंद के राजभवन की शोभा बढ़ा रही हैं, यानी वहाँ राजा का वह नृत्य करके मनोरंजन करती हैं। तो ये सब समाचार जान करके चाणक्य को बहुत क्रोध आता है और उन्हें प्रतीत होता है कि मगध में जो राजा नंद है वह अत्याचार कर रहा है और ये इतना अत्याचार सहना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस अत्याचार को सहन नहीं करूँगा और मैं इस अत्याचार को उल्ट दूंगा, या मैं मगध को नया बनाऊंगा, या नया नहीं बना सका तो कम से कम मैं नंद के शासन का तो अंत अवश्य ही कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसके मन में विभिन्न विचार आ रहे हैं। कई बार कमजोरी के कारण वह ये भी सोचने लगता है कि अगर मुझे मेरी कृषि भूमि का टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ करके शास्त्र व्यवसायी नहीं रहूँगा बल्कि कृषक ही बन जाऊँगा। तो इस प्रकार के कमज़ोर विचार भी कई बार उसके मन में आते हैं। फिर वह अपने घर की और अपने पिता की उस टूटी हुई झोंपड़ी को देखता है और उस वहाँ पर एक लकड़ी के खंभे को देखता है तो उसे अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं और इस तरह से वह उस लकड़ी के खंभे को गिरा करके और नंद से प्रतिशोध लेने के लिए वहाँ से चला जाता है।